बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया कि भारत खबरदार रहे, न्यूक्लियर माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। रोज़ रोज़ की धमकियां और बयानात को हम सख्ती से देख रहे हैं और अगर किसी ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि तारीख में याद रखा जाएगा। साथ ही दहशतगर्दों को पैगाम दिया कि फितना उल खारिज हो या फितना उल हिंदुस्तान, किसी के सामने नहीं झुकेंगे और इनके खात्मे तक अपनी कोशिशें और जद्दोजहद जारी रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया उन्होंने आज पीएमए लॉन्ग कोर्स के शुरा से खिताब करते हुए। साथ ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत का भी तज़किरा होगा और हमारे साथ मौजूद है आज दो बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान, जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब सीनियर तज़कियाकार, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इसार राणा साहब सीनियर तज़कियाकार। हफीजुल्लाह न्याई साहब, आज आर्मी चीफ की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कैसे देखते हैं इन हालात में जब हिंदुस्तान की तरफ से भी बाज़ ऐसे बयानात सामने आते हैं और ख़ास तौर पे अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से जो इस वक्त पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भी की जाती है, पाकिस्तान ने टारगेट किया सिर्फ उन दहशतगर्द कैंपों को जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे या पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती थी। लेकिन एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, कहा गया जी कि सिविलियन को और क्रिकेटर को निशाना बनाया गया, ना वहाँ स्टेडियम, ना वहाँ ग्राउंड, ना वहाँ कोई क्रिकेट बोर्ड। लेकिन पाकिस्तान ने वो लिस्ट भी जारी की जिन लोगों को टारगेट किया गया, उसके बावजूद इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बहुत ही परेशान कुन भी है और मेरे नज़दीक थोड़ी सी अजीब व गरीब सूरत हाल भी है, क्योंकि हमारी जो अफ़गानिस्तान के साथ ख़ुसूसन इस रजीम के साथ किसी सतह पे कभी भी कोई इख्तलाफात मुँह बराबर भी नहीं रहे जी। हर तौर पे हमने उस वक्त भी इन लोगों को सपोर्ट की जब इनके ऊपर अमेरिका जो है डेजी कटर्स और वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो थे वो इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे 2002 से लेके और इतने अरसा करते रहे थे, और हमने फिर भी इन लोगों को जो है तन मन धन के साथ रहे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमने हमेशा एक ही पैगाम दिया अफगान तालिबान हुकूमत को कि वहाँ पे जो प्रॉक्सीज हैं उनमें जो लोग वहाँ से ऑपरेट होते हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम रहनुमा जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और कार्रवाइयों को वो तस्लीम भी करते हैं जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ होती हैं। हमें कहा यह जाता है कि हम उनको रोकेंगे, उनको अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं सका। मेरा ख्याल है कि जो बातें बताई जा रही हैं ना, ये शायद इस तरीके से जो है बड़े अजीब व गरीब सूरत हाल है। मैं ये मतलब एक मिसाल देता हूँ कि हो सकता है कि ये बातें उनकी हमें दूर की कोड़ी है, ज़रा सुन लें, उनके वो ऑन बोर्ड हो, ये वारई से खाता हो। देखें, बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसराइल के बाद मिडल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी जो ताकतवर आर्मी थी वो शाम की थी, और 4-5 तंजीमें थी जिसमें दाइश थी जो अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसमें अलकायदा थी जिनके अलकायदा के अबू मोहम्मद जो है जुलानी जो है वो आजकल वहाँ पे सदर हैं, और जितनी तंजीमें थी वो कुर्दों की थी, इधर जो है यहाँ पे बैठी हैं, ताजिक्स बैठे हैं, उसी तरह की अलहदी पसंद तंजीमें, और हॉन चाइनीज़ बैठे हैं। तो देखें, अगर उन्होंने 4 दिन के अंदर एक मुनज़्ज़म जहाँ पे रूस के 2 अड्डे बाकायदा रूस ने अपना बेहतरीन असला शाम को दिया हुआ है, जिनके पास ड्रोन भी हैं, जिनके पास जहाज भी थे, जिनके पास ऑर्गेनाइज फौज भी थी, और आना फाना ले गया, तो ये तालिबान हुकूमत किस बात की मूली है? इसार राणा साहब, हमें गिला शिकवा हमेशा से रहा कि हिंदुस्तान की जो ज़मीन है वो इस्तेमाल होती है। हमने बड़ी कुर्बानी दी, हमारे फ़ौज के, पुलिस के, सिविलियन बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं। हमारे मुतालबात आज भी जो कतर में मुज़ाकरात हैं उसमें सर फहरिस्त यही मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल ना किया जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो प्रॉक्सीज़ वहाँ पर मौजूद हैं हिंदुस्तान की उनको ख़त्म किया जाए। और आज जो आर्मी चीफ का खिताब है उसमें भी बड़ा वाज़ेह कर दिया गया कि पाकिस्तान पर जो हमले हैं यही प्रॉक्सीज इस्तेमाल करती हैं। अगर अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत उन्हें रोक दे, हम तो उन्हें अपना इस्लामी ब्रदर मुल्क कहते हैं, लेकिन ये रोकना क्या उनके बस में नहीं है, करना नहीं चाहते, वादा वो हर बार करते हैं।
देखिए मलिक साहब, मेरा अफ़गानिस्तान से जो पहला तारुफ हुआ था, मेरे हाल में 8वीं में था, तो मैंने पहली दफ़ा एक ख़बर पढ़ी थी कि जी दाऊद का दौर था या शायद दाऊद से पहले का था, ज़ाहिर शाह का, कुछ मुझे एग्जैक्ट इन दोनों में, कि पाकिस्तान में एक ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये अफ़गानिस्तान से जो है, ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है वो ख़बर, नवाब वक्त के बैक पेज पे थी, फ्रंट पे लगी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वहाँ से पाकिस्तान के लिए क्या होता है या क्या नहीं होता, और कोई अब तो हो नहीं रही है, तो बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो अभी हफीज़ भाई ने कहा कि सरे आईना और पसे आईना के चक्कर में हम बहुत सारी बातें कह नहीं पाते, कर नहीं पाते, तो जो नज़र आ रहा होता है उसके ऊपर बात कर रहे होते। अदरवाइज़ मेरा तो सिंपल सा सवाल है, दो सवाल हैं कि 9/11 से पहले अफ़गानिस्तान से हम इस जगह तो नहीं खड़े थे जहाँ आज खड़े हैं, या उन लोगों के साथ जिस जंग में हम इंगेज हैं 9/11 से पहले तो नहीं थे। हमें तो अमेरिका ने बताया कि ये तुम्हारी जंग है और ये तुम्हारे दुश्मन है और तुमने इन्हें मारना है, और उन्हें कहा कि तुमने इन्हें मारना है। जाते हुए 8-10 अरब डॉलर का असला भी वो छोड़ गया, ठीक है, और उन्हें दे गया कि ले जी अब आपने इन्हें मारने, और हमें बताया गया कि ये वार ऑन टेरर तुम्हारी जंग है। जो 9/11 उधर हुआ था वो उन्होंने कहा नहीं, इधर लड़नी है आपने, और आज तक भुगत रहे। 1 लाख के करीब हम कुर्बानियाँ दे चुके हैं, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी तबाह कर दी। हाँ, एक डिक्टेटर आया, उसने आके यहाँ मुहाजिरीन बसा दिए, दूसरे ने उसके आगे सर झुका दिया, ठीक है, और उसके बाद आज जो कुछ भी है वो हमारे सामने है। 3 साल पहले जब यहाँ से नेटो गई है तो ये तो हमें चाय बना के दे रहे थे, हमारे कपों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ये 3 साल में ऐसी क्या काया पलटी कि वो लोग जो हमारे पीछे पीछे थे, जिनको हमने फूड सप्लाई किया, हमने लोगों से कहा कि इनके जो मुंजमद पैसे हैं वो दो, हमने उन्हें तस्लीम करने की तरफ लेके गए, चीन हम मिलके, आज वो बकौल हमारे वो भारत की गोद में बैठे। तो इसका मतलब है कहीं हमारे से या तो डिप्लोमेटिक कहीं ब्लंडर हुआ है और वो लोग जो हमारे हाथ में थे वो हमारे हाथ से निकल गए, या कहीं पसे आयना और रुखे आने वाला मामला है। राना साहब मामला ये है कि हम उनकी अफगान हुकूमत के हम साथ रहे, तालिबान हुकूमत की, लेकिन ये मुतालबा तो पहले रोज़ से है, जब से कायदम तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ हमले शुरू किए। हम उस रोज़ से उन्हें कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करें। पाकिस्तान ने तो हमेशा ये कोशिश की कि उनसे बातचीत हो, डायलाग हो। आज भी कतर के डायलाग का एजेंडा यही है। मलिक साहब मेरी अर्ज ये है कि ये जो तालिबान है या अलकायदा है, ये तो हमने खुद बनाई थी। हमने तो क्या कहते हैं, रूस के खिलाफ खुद इनको बनाया था और इनको ट्रेंड किया था। जनरल बाबर से शुरू हो जाए और क्या नाम है कानिया मदरसे से शुरू हो जाए, तो ये तो हमारी अपनी क्या नाम है पनीरी है। और अगर हमारी है तो ये आज हमारे तालिबान तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं जी। नहीं सर, मैं यही कह रहा हूं कि वो हैं कौन लोग, ये वही बाकियात ही है ना जो रूस के खिलाफ शुरू हुई थी और उसके बाद डेस्परेट होकर मुख्तलिफ ग्रुप्स में चली गई। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हमें अपनी पॉलिसी का एक दफ़ा ठंडे दिल से जायजा लेना चाहिए। हमें आज जो कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, यही बात तो एक पार्टी का सरबराह कह रहा था बहुत दिन से कि मुज़ाकरात करें, तो हम उस पर तनकीद कर रहे थे। हम कह रहे थे ये मुज़ाकरात राणा साहब, ये मुज़ाकरात मास्को में भी हो चुके हैं, ये चीन भी इसमें आया। ये मुज़ाकरात तो तसलसल के साथ होते रहे हैं, जिसके बारे में हम उन्हें कहते हैं। लेकिन एंड रिजल्ट तो मुज़ाकरात ही है ना। जी जी मलिक साहब, एंड रिजल्ट तो मुज़ाकरात ही होने हैं। हुकूमत ने हम जंग, हाँ तो यही मैं कह रहा हूं कि हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें ये देखना चाहिए ना जहां जहां मसाइल है। देखे रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, 4 ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है। चारों ममालिक एक ही उस पर, तो हम इन चारों को लेके कोई ऐसा इकदाम इंटरनेशनली कर लें जिससे अफगानिस्तान जो है वो महदूद हो जाए, बजाय ये कि हम अपनी इंडिविजुअल वार खोल दें। और हम तो ऑलरेडी इंगेज हैं और एक नया मुहाज खोल दें। उससे बेहतर ये कि हम इस चीज़ को डिप्लोमेटिक तरीके से देख लें। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब एक ब्रेक में ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे कि डिप्लोमेसी के साथ साथ हमें जो अपने अंदर हाउस एंड ऑर्डर करने की हम बात कर रहे हैं उसमें किस हद तक ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। हिफ्ज़ुल नियाज़ साहब, अगर मुल्की सियासत की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ चुकी है, नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं
उन्होंने ख़त भी लिखा चीफ जस्टिस को, उन्हें अपील भी की कि जनाब मेरी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से, जो पार्टी के साबिक चेयरमैन भी हैं और पैटर्न चीफ हैं, और उनसे काबीना की तश्कील के हवाले से मुशावरत करनी है। चंद रोज़ पहले मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ, मेरे ऊपर कोई कमेटी नहीं बनेगी, फैसले मैं करूँगा। लेकिन अब वो कहते हैं जी कि वजारतों का जो इंतखाब है या कलमदान है उसको पूछने के लिए मुझे इमरान खान साहब से मिलना है। सियासी जमातें एक ही लीडर के ताबे होती हैं, सारी सियासी जमातें। बदकिस्मती से पाकिस्तान की तो यही कहानी है, इसमें तो कोई, और फिर इमरान खान के यहाँ तो इसका जो बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में ये दो चंद है हर मामले में। ये जब कह रहे थे कि मैं पर्ची पे नहीं बना, तो कि वो क्या पर्ची क्या होती है, क्या उसके लिए कोई अखबार में इश्तिहार देना पड़ता है कि हम पर्ची दे के भेज रहे हैं? पर्ची तो थी, उन्होंने नाम तजवीज़ किया और तहरीक इंसाफ वालों की तारीफ़ है, खुशबू मोहम्मद अली अमीन गंडापुर को बहुत ही मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने उस पर्ची को मनवान तस्लीम किया और लॉयल्टी का सबूत दिया, बड़ा अच्छा किया। हमारा ख्याल था कि किसी और पार्टी में शायद होता तो, या कोई और तहरीक इंसाफ का बंदा होता तो शायद वो इसमें गन डालता। उन्होंने इमीडिएटली इस्तीफ़ा दिया। जब उसके इस्तीफे की कोई मीम एक निकाली गई तो उन्होंने उसी को फ़ौरन करेक्ट कर दिया। लेकिन ये असल क्राइसिस ये है नहीं। क्राइसिस तो ये है जी कि आया जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो कोई अली अमीन गंडापुर से फ़र्क होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। देखें, 3-4 चीज़ें ज़हन में रखें। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने बाकायदा बाकामी होशो आवास इस काम के लिए मुंतखब किया था कि वो उनकी एसोसिएशन के साथ बातचीत करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे। अब ये एक अरसे से 3-4-5 महीने से मैं अपने कॉलम में भी लिख रहा था और मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी ये खदशा ज़ाहिर कर रहा था कि 3-4 महीने पहले दोनों साइड ने ऐसे इशारे दिए हैं, ऐसे जो है वाइब्स भेजी हैं कि जिसमें पता चला है कि जो मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब फाइनल जो है वो एक शो डाउन होने वाला है और वो एक टकराव की या एक बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि एक आखिरी राउंड जो है वो शुरू है। अब उसमें अगर इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि अब मैं एक ऐसा बंदा ले आऊँ कि जो शायद मुज़ाकरात की बजाय उनसे लड़ेगा, तो मेरी इसमें जिसको कहना चाहिए 2-4 आने की मेरी भी राय ले ले। और वो ये है कि वो कोई भी किसी को ले आए एसोसिएशन के साथ तो बंदा कंप्लायंट ही रहेगा। ये बड़ी बात लिख लें। अच्छा, कोई बंदा तहरीक इंसाफ के अंदर किसी सूबे में नहीं है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है किसी किस्म का जो है वो हेड डाउन लेगा या उनसे मुख्तलिफ चलेगा। हाँ, अगर इमरान खान साहब ने ये कोशिश की कि किसी तरीके से केपी को वफाक के साथ टक्कर करवा दी जाए, जिसके जैसे कि उन्होंने IMF के लिए खतूत लिखा है, ऐसा ये काम करते रहे, तो मेरा ख्याल है कि अव्वल तो ये कोई बंदा भी उनका ये नैरेटिव लेकर नहीं चलेगा। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये सोचा कि इनको वाकई यही नैरेटिव लेकर चलना चाहिए और उनको भी यही वारा खाता है कि अब इमरान खान साहब का मामला जो है वो मुज़ाकरात तो नहीं हुआ। मैं जब फैज़ हमीद साहब का 2 साल फैसला नहीं हुआ तो मैंने लिखा भी है और कहा भी है कि ये एस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट जाता है कि 2 साल उन्हें फैज़ हमीद का जो कार्ड है इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं खेला कि वो ये इमरान खान साहब को ये मुज़ाकरात के लिए स्पेस देना चाहते हैं। उनको ये क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि अमूमन एस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी नहीं होती। अब मुज़ाकरात का मतलब इमरान खान साहब ये समझे कि जी को किसी दबाव में आके उनको कुछ कंसेशन देंगे। कंसेशन उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ ये है कि जी हजूर ये है, आप अपने तौर पे खुद अपने ऊपर वो शराइत लागू करें, हमें बता दें, हम बता देंगे कि ये कबूल है और फिर आपको एक रास्ता दिया जाएगा। अब आज की जो सूरत हाल ये है कि फैज़ हमीद का कार्ड भी सामने आ रहा है। इमरान खान साहब की जो है हाई सिक्योरिटी जोन में मुंतकिली के इम्कानात भी पैदा हो गए हैं। जो कहा गया है कि जिनको गवाह के तौर पे तलब किया गया है, बुनियादी तौर पर गवाह के तौर पे नहीं तलब किया जाता, ना कोई ऐसा इम्कान है। उनको वहाँ पे एक दफ़ा किसी बहाने ले जाया जाएगा ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। वहाँ जाके मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनका शायद मिलिट्री ट्रायल भी शुरू हो जाए जल्दी
और जिसने होनी है या जो अनहोनी है उसने अब होके रहना है। अनफॉर्चुनेट है, कोशिश होनी चाहिए थी कि इमरान खान साहब मामला कर लेते, क्योंकि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वगरना होता तो आज नवाज शरीफ साहब इस रजीम में खुल के सियासत कर रहे होते और उसी तरह तकरीरें कर रहे होते, बातें कर रहे होते। नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि जिस पे कांटा लग गया उस पे कल लग गया। एक बात मैं ज़रूर ऐड करूँगा, और वो हमारे सामने भुट्टो साहब की मिसाल है कि भुट्टो साहब ने फांसी पे लग गए, कोई समझौता नहीं किया, लेकिन जो बेनज़ीर साहब थी उन्होंने भी समझौता नहीं किया, ना वो किसी से झुकियाँ डरी हैं। लेकिन मत भूलें कि 83 के अंदर उन्हीं बंदों के साथ मामला करके वो जेल से निकली जिन्होंने उनके वालिद को फांसी दी, उन्हीं के साथ मामला करके 86 में वापस आई जिन्होंने बाप को फांसी दी, और उन्हीं के हाथों उन्होंने हुकूमत ली, उन्हीं से उनके साथ मिलकर हुकूमत की जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी। ये पाकिस्तान की तारीख है। इमरान खान साहब को इसको देखे बगैर कोई सियासी बनाएंगे तो ये उनकी हमाकत होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसार राणा साहब, आज का दिन इम्पॉर्टेंट भी है, साना कारसाज भी हुआ था। अल्लाह ताला उन शहदा को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन जिसका जिक्र तारीख़ का भी न्याई साहब ने भी किया कि हमारी तारीख़ तो ऐसी ही है। भुट्टो साहब फांसी लग गए, इमरान खान साहब के ऊपर भी वो कहते हैं क्रास है। इमरान खान साहब क्रास मिटा लेंगे? ये तो अल्लाह ही जानता है कि ये क्रास मिटता है या नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में तो मौत ज़िंदगी के फ़ैसले अल्लाह के पास हैं। हम तो सोच सकते हैं या उसकी तरफ जा सकते हैं। और आज साना कारसाज है बीबी शहीद का, मुझे आज बड़ा फिर आपने वाकई मेरा बड़ा ध्यान उस तरफ लेके गए कि पाकिस्तान, हम कितने बदकिस्मत लोग हैं मलिक साहब। हमारे जमहूरियत के रास्ते में कितनी बारूदी सुरंगें और कितनी लाशें हैं इस जमहूरियत के रास्ते के अंदर। बेनज़ीर ने, भुट्टो ने समझौता नहीं किया, फांसी चढ़ गया। बेनज़ीर ने समझौता भी किया, फिर भी मर गई। यानी कि कहीं ना कहीं पॉपुलर लीडरशिप की मौत ही लिखी हुई है मेरा ख्याल है। नवाज शरीफ अक्लमंद है, उन्होंने कहा जी मैं पॉपुलर ही नहीं हूँ। उनका लो जी मैं बिल्कुल अनपॉपुलर होके और गैर मुतलका होके और एक साइड पे बैठ जाता हूँ, बच गए। और लेकिन हिस्ट्री में अब मुझे नहीं पता वो कितना ज़िंदा रहेंगे, लेकिन हाँ वैसे वो बच गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि मलिक साहब फिर वही पसे आयना और सरे आयना और रुखे पसे आयना वाली बात है कि यार मेरा ख्याल है कि जमहूरियत तमाम दुनिया के अंदर एक मुसल्लिमा असूल है किसी रियासत की कामयाबी का। अगर कोई और फार्मूला होता तो यकीनन दुनिया में अप्लाई होता कहीं ना कहीं। लेकिन राणा साहब जमहूरियत को, राणा साहब ये जो जमहूरियत का हम हर वक्त राग लाते हैं, क्या ये जमहूरियत है कि जनाब एक लीडर जेल में है, काबीना भी उन्होंने बनानी है, बजट भी उन्होंने मंजूर करना है, पूरी जो लीडरशिप है पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, फिर उसकी कोई औकात ही नहीं है, वक़्त ही नहीं है, तो सबको फिर क्यों लगाते क्यों हैं, क्यों बनाते हैं वज़ीर आला अपनी पार्टियों के ये लोग? देखिए मलिक साहब, ये बड़ा नादिर मौका था पीटीआई की लीडरशिप के पास जो बाहर थी कि वो कुछ करके दिखाती और वो साबित करती बैरिस्टर गौहर के वो चेयरमैन हैं और वो कोई डिसीजंस ले सकते हैं। जब आपकी बाहर की क़यादत कंप्रोमाइज़ हो जाती है और वो जाके कहीं और बैठ जाती है, तो फिर जिस शख्स ने ये सारे सिस्टम के लिए तकलीफें झेली होती हैं फिर फैसला भी करना पड़ता है। सुहेल अफरीदी साहब तो कहते हैं मैं तो कारकुन हूँ, मैं तो बड़ा नहीं, सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं मैं तो कारकुन हूँ, मैं अपने फैसले खुद करूँगा। फिर कहते हैं काबीना की जो है फैसले सारे वो इमरान खान साहब करेंगे। मैं सर उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये देखें ना कि ये भी तो एक मौजज़ा है ना कि पाकिस्तान में एक आदमी जिसका अपना घर नहीं है वो वज़ीर आला बना दिया जाता है। ये जो अभी हफीज़ भाई कह रहे थे पर्ची की, तो अगर नून लीग में 100 दफ़ा पर्ची निकलेगी ना तो मरियम की ही निकलेगी। पीपल्स पार्टी में 1000 दफ़ा पर्ची निकलेगी तो बिलावल की ही निकलेगी या आसफा की निकलेगी। ये तो एक बड़ा मौजज़ा है कि किसी जमात में पर्ची किसी वर्कर की भी निकल आती है और एक ऐसे शख्स की भी निकल आती है जिसका अपना घर भी नहीं होता और वो उसका बैंक अकाउंट में भी 3-4 लाख मुराद अली शाह साहब भी, तो ये पर्ची वाला मौजज़ा वैसे होता नहीं वो, क्योंकि बिलावल भुट्टो वज़ीर आला बनना नहीं चाहते ना, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते। नहीं तो वो मरियम की तरह वो भी सिंध के वज़ीर आला बन के बैठ जाते। बिलावल भुट्टो बनना नहीं चाहते।
हाँ आगे जाके आसफा पॉलिश हो जाए तो वो शायद वजीर आला भी बन जाए, सदर जरदारी साहब हो जाए, वजीर आजम बिलावल भुट्टो हो जाए, क्योंकि पर्ची निकलनी घड़े में से उन्हीं की है, और तो किसी की निकल नहीं सकती, तो उनके पास और चॉइस कोई नहीं थी, इसलिए वो पर्ची मुराद अली शाह बना रहे थे। तो फिर ये भी चांस था ना उनके पास। नहीं फरियाल तारपुर हो सकता है कि उस लेवल के ऊपर ना भी आई हूँ, आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखे ना, अब मरियम साहिबा हैं, बड़े अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, मुझे तो इश्ताहारात से ये नज़र आता है। लेकिन अगर 10,000 दफ़ा यहाँ पे चॉइस अगर शरीफ फैमिली को करनी पड़ेगी तो वो हमज़ा की करेंगे, मरियम साहिबा की करेंगे, इसहाक डार की करेंगे, शहबाज शरीफ की करेंगे या नवाज शरीफ की करेंगे। छठा बंदा कोई नहीं जो मिलना। साद रफ़ीक जितना मर्जी इनकलाबी हो जाएं, लेकिन आंखों में आंसू आ जाएं, जब उनसे कहें कि आप क्यों नहीं बन सकते तो वो चुप हो जाएं, उसका जवाब ना दें। लेकिन मैं फिर वो वापस उसी तरफ आ रहा हूँ कि इमरान खान का, जैसे नियाज़ी भाई ने कहा जेल वाला, तो मेरा ख्याल है अब मैं एक बतौर पाकिस्तानी ये कह सकता हूँ कि हमें इतने चैलेंजेस हैं कि उसमें मेरा ख्याल है हमें किसी और सियासी एडवेंचर ना किया जाए तो बेहतर है। और पहले हम फोकस कर लें अपनी मईशत पे। जी एक ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ तो आप इससे कंटिन्यू करते हैं इसको। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। फिजुल न्याई साहब, लोग कहते हैं कि आपने कॉलम लिखा अलीमा खान साहबा के हवाले से कि जनाब वो वज़ीर आज़म और उसके बाद अली मीन गंडापुर साहब की जो है उनके साथ लड़ाई हो गई, फिर अली मीन गंडापुर साहब को जाना पड़ा, गोया आप सबब बने अली मीन गंडापुर साहब को रुखसत करने में। मेरा ख्याल में मैं कॉलम तो किसी और तनाज़े में लिखा है और मेरा उसमें भला एक हमेशा से एक असूल है कि जी ये कॉलम मैंने फरवरी 2018 में लिखा था कि जो नवाज शरीफ की जानशीन जो है मरियम नवाज साहब हैं, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान के सदर भी थे, नवाज शरीफ साहब नाहल थे, खाकान नवाज साहब प्रेसिडेंट थे तब, और मरियम नवाज साहबा ना MPA थी ना MNA थी ना सियासत में आई थी। और मैंने कहा था जी जानशीन यही होगी, जबकि 26-28 साल से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग के बंदा जो होता है ना कि हाइपोथेटिकली कहते हैं कि जी खुदा ना खास अल्लाह ताला हमारे लीडरों को लंबी उम्र दे कि नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो कौन बनेगा, तो हम हमेशा समझते थे शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। तो मैंने उस तनाज़े में लिखा कि अब लोगों के अंदर जहन में है कि मेरी नवाज साहब बनेंगी, जैसे अभी इसार ने कहा है। और इन्होंने किसी और एंगल से कहा, मैं किसी और जाविये से कह रहा हूँ। देखिए ये जो बनते हैं, जो आपके जो जानशीन बनते हैं, हसीना वाजिद बन गए या राजीव गांधी बन गए या राजीव का राहुल बन गए या जो भी आगे एक लेगेसी चलती है, या इंदिरा गांधी बन गई नेहरू की, तो उसकी वजह आज ये होती है कि उस पार्टी के या उस लीडर के जो मानने चाहने वाले हैं वो किसको बनाना चाहते हैं। इसी तरह से मैंने कहा जी कि आप तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को पूछें कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह इमरान खान साहब को उम्र खिज़र अता फरमाए, अगर उनको कुछ हो गया तो कौन उसका जानशीन होगा। तो ये पर्ची की 100 बातें करते रहे, ये आराइश और ज़बाइश के लिए बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। क्या गोहर होंगे? होना तो यही चाहिए कि इमरान खान साहब ने उनको अपने हाथ से बनाया है, पर्ची के बगैर बनाया, जिस पर्ची की ये तारीफ कर रहे हैं और मैं उस पर्ची की एक अपनी तारीफ कर रहा हूँ। किसको नहीं पता कि नहीं बनेंगे वो। एक दिन उनको जिस लीडर के बारे में इशारा होता है, और सोशल मीडिया जो है, इशारा राना साहब भी खुद अपना YouTube चैनल करते हैं, तो ये उन लीडरों का क्या हशर करते हैं जो इमरान खान के बनाए हुए हैं। वज़ीर आला मैंने तो नहीं बनाया था, इमरान खान साहब ने बनाया था। गौर खान साहब को मैंने तो नहीं बनाया, इमरान खान साहब ने बनाया। जितने बंदे हैं जिनकी इन्होंने वो मिट्टी प्लीत की है, वो बेइज्जती की है, उसी का रोना रोते थे। लेकिन एक ज़िमनी बात है, इसका उस बहस में तल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि जिक्र किया, अली मीन गंडापुर साहब को ना इमरान खान ने निकाला है, ना उनको गुस्सा ना लड़ाई है। उनका एक रोल था, मैंने पहले अर्ज किया मलिक साहब, उसका एक रोल था, वो रोल ख़त्म हो गया। अब इमरान खान साहब ने ये सोचा कि मैंने रोल दिया था मामला तय करने के लिए। अब इमरान खान साहब ने कहा मैं मामला तय नहीं करना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ। ये वो मुझे को ये ना पता यहाँ कोई चीखवार है, ये इनकलाबी लीडर है। ये इनकलाबी लीडर होते तो ये अगस्त सितंबर में जब 2022 में जनरल बाजवा आर्मी चीफ में मुलाकातें कर रहे थे, या अलवी साहब कह रहे थे कि हमारी आसिम मुनीर साहब से टेलीफोन में बात करा दें, या मार्च में कह रहे थे, तो ये जो है ये कुछ चेकवार वाली बातें नहीं थी ना। कोई ऐसी बात है भाई अमन साहब हमारे मुक्के नहीं मुक्के, यही कह सकते हैं। इमरान खान से भी शरायत नवाज शरीफ साहब से अच्छी थी।
बाकी तारीख ने जो भुट्टो साहब को या बेनज़ीर को जैसे याद रखना है, नवाज शरीफ को उतना याद कर लेगी, वो मुझसे कोई गर्ज नहीं है। ये कहना कि नवाज शरीफ कोई तारीखियों में गुम जाएंगे और भुट्टो साहब या बेनज़ीर साहब को दरशा सितारे रहेंगे, बाकियों का मैं जिक्र नहीं करता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है। ना बेनज़ीर साहब को पॉपुलैरिटी की वजह कत्ल किया गया, बेनज़ीर साहब को तो 3 दफ़े इक़्तिदार दिया उन्होंने, कौन सी क्या हुआ है, समझौते किए, इक़्तिदार मिला। यही बात है कि इमरान खान साहब भी एक समझौता करना चाहते थे, मामला तय नहीं हुआ। सिर्फ मेरा ख्याल है 19-20 का फर्क होगा। जो समाधी साहब कहते हैं, जो अलीमीन गड्ढा साहब मलफूफ अंदाज में कहते हैं कि जी इतने मामले तय हो गए थे, इतने मामले तय नहीं हो सके थे, लेकिन ये बात ज़ेहन में रखें, बिल्कुल सही कहते हैं इशारा, और किसी के पास हक नहीं है। अल्लाह ताला ही इज्जत देता है, अल्लाह ताला ही जिल्लत देता है, अल्लाह ताला ही मौत देता है, अल्लाह ताला ही जिंदगी देता है, अल्लाह ताला ही हुकूमतें देता है, अल्लाह ताला ही हुकूमतें छीनता है। लेकिन एक बात जो है वो एक उसका हमारे आफ्टर इफेक्ट बड़े अजीब हो गई है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि आज तक ठीक सल्शन ने जिस पे कांटा मारा है वो इक़्तिदार में आ नहीं सका। अगर आप ये समझते हैं कि बेनज़ीर का इक़्तिदार, तो मैं इसको इक़्तिदार नहीं समझता हूँ। जी जी, प्रोग्राम का वक्त कोई बड़ा मुख्तार है, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को ये क्रेडिट तो दिया जा सकता है ना कि उन्होंने अपने बेटों को बुला के सियासत उनके हवाले नहीं की। अगर वो आ जाते तो कर देते, अब वो बेटे आना ही ना चाहें या उन्होंने एक पूरा डिफरेंट चीज़ अडॉप्ट कर लिया। देखो ग्राउंड रियलिटीज भी तो देखे ना, मैं कोई किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ। ये कहते थे आएंगे, तो मैंने यही टीवी में कहा था, इस पर भी लोगों को गुस्सा आया था, मेरे अपनों को गुस्सा आया था। मैंने कहा नहीं आएंगे, लिखा लें, लाएं, लिखाएं, नुकतों की कि ये दस्तखत नहीं हुए, ये एप्लीकेशन चली गई है, आ गई है। हमें तो यही बताया गया था कि उनके पास वो है एनकॉप, वो क्या होता है एनकॉप, क्या होता है नाइकॉप जो है, जो नाइकॉप, तो क्या था, किधर, हाँ तो नहीं था वो। अब ये सारी बातें होती नहीं, हम सुनते रहे ना। किसी ने कहा, असल में कोई बंदा जो है जिस पार्टी के साथ उसकी रिलीजियस है ना, मेरी किसी के साथ है ज़हनी तौर पे, तो मैं उसके लिए कभी रियलिस्टिकली नहीं सोचता हूँ, रियलिस्टिकली मुखालफों के लिए भी नहीं सोचता हूँ। किसी ने पूछा कि हजूर आप लोग कुछ बात करते हैं, हमारे साथ कुछ दयानतदारी से बात करें, हम तो आपके अपने हैं। तहरीक इंसाफ वालों से मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते अपनों के साथ तो सच बोल दें। इसार राना बेचारा जो आपके साथ सरापा इसार बन के आपके साथ फिर रहा है, इतना मुखले साथ लोग हैं, अल्लाह ताला किसी को दे जो इमरान खान साहब को मिले हुए हैं, इनको तो सच बता दें कि आप चाहते क्या हैं, अंदरू खान आप क्या क्या चाहते हैं। बतले हुर्रियत बन जाएंगे अगर का मामला नहीं बनेगा, शहीद जुमहूरियत बन जाते हैं सारे के सारे, और मामला चल जाए तो फिर चुप करके कोई जद्दा चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई मामला करके बनी गाला पहुंच जाता है। बस ये साल राणा साहब इमरान खान साहब के बेटों का ऐलान हुआ तो तब आप भी कह रहे थे कि जी उनका बाप है वो जरूर आएंगे, वो आए नहीं। पहली बात इस पर तबसरा कर दीजिएगा। दूसरा, आपने अक्सर कहा कि सारी लीडर कंप्रोमाइज्ड है, सुहेल अफरीदी साहब भी कंप्रोमाइज्ड होंगे? अभी तो नहीं हो हैं, लेकिन हो जाएंगे। जैसे सहाफत में हम लोग आते हैं तो हम ये दावा करके आते हैं जब नौजवान थे कि हम सच बोलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। सिस्टम हमें बहुत कुछ सिखा देता है, तो देखें कब तक वो ये सीखते हैं। दूसरा ये कि हफीज़ नियाज़ी साहब और सुहेल वड़ाइच की मेहरबानी, इनकी वजह से आज भी कालम जो है ना वो मौतबिर है। इनकी कालम में दी हुई बात जो है वो डिस्कस हो जाती है। मैं तो इनका मशकूर हूँ कि कालम को ज़िंदा रखा हुआ इन लोगों ने, नहीं तो कालम तो अपनी मौत मर चुका है। मेरे जैसे कालम लिखने वाले भी अब प्रोग्राम में बैठना पसंद करते हैं कि हमारा पढ़ता कोई नहीं, चलो यहाँ सुन लेंगे। दूसरी बात ये, मैं आपको एक बात बताऊँ कि देखें, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना कि उनके बेटे एक डिफरेंट इन्वायरमेंट के लोग हैं, और वो हाँ अगर इमरान खान के कस्टडी में होते तो फिर क्यों नहीं वो लेगेसी को लेके चलते भाई, उनका हक था। ये एक बहस अलग है कि जी क्या कहते हैं उनको ओहदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन लेगेसी तो जाहिर है अपने बाप की औलाद ही कैरी करती है ना। बिल्कुल ठीक। अब इमरान खान, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे, नज़े बद से बचाए, अल्लाह ताला उनको हर तरह के मैं एक बात करूंगा सर, लेकिन अलीमा, लेकिन मरियम नवाज पे टीम चल रही है बाप की लेगेसी के लिए। नहीं, मैंने कहा कि लेगेसी और क्या कहते हैं ओहदे दो को एंजॉय करना दो अलग चीजें हैं। मैंने पहले ही कहा। और हफीज भाई सब एक जुमला देने, एक जुमला मुझे कहने दीजिए अभी साहब, फिर आप वो कह दीजिएगा। देखें,
जी राणा साहब। नहीं हफीज साहब से मैं सुनना चाह रहा हूँ। जी न्याय साहब। नहीं मैं बस यही कि उसमें दो चीज़ें ऐड करता हूँ। देखें, बात यह है कि हकीकत है कि मुझे ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये मेरी इंस्पिरेशन भी है और मेरी ट्रेजिडी भी है। अब हमारे पास आपको दोनों भाइयों को ज़हन नशीन करें कि जब जमायमा थी और इमरान खान नए नए सियासत में आए थे, 1995 में शादी हुई, 1996 सियासत में आए, तो किसी को आपको पता है कि जमायमा ने जलसे किए थे? बिल्कुल नहीं पता। जी मुझे याद है मुझे। अब मैं बता रहा हूँ, ये अब लिख लें, जमायमा ने जलसे किए थे। अच्छा, फिर चलो वो एक किस्सा पारीन है। ये अभी जो बुशा बीबी आई हैं रियाओ के इन बिटवीन और केपी में बैठी हैं, तो पार्टी और हुकूमत, केपी दोनों पार्टी, पंजाब की, केपी की, कराची की, और सारी वो कहाँ बैठी थी और किसको जवाब दे रही थी? बुशा बीबी की तकरीरें सुन रहे थे ना, पार्टी की कमांड संभाल ली ना, और जो उन्होंने फैसले किए, पार्टी ने कहा जी कि हम संज्ञानी रुक जाएं, उन्होंने कहा नहीं मेरा फैसला है कि हम नहीं रुकेंगे, पार्टी कंट्रोल कर रही थी ना। तो कराई से ये है कि हमें ये पता नहीं है कि अगर हमें फैसिलिटी इमरान खान साहब को बेनज़ीर वाली या मरीम नवाज वाली या राजीव गांधी वाली या राहुल वाली अवेलेबल होती तो फिर मैं मेरे से मुकाबला करते कि वो क्या सोच रहे हैं। बहनों को आने देता नहीं आने देता, कजन को आने देता नहीं आने देता, ये एक और कहानी है। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, आपने बड़ी रेलेवेंट बात की थी बेटों की। जी 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 राणा साहब। अच्छा देखिए, मैं जो बात कह रहा था, न्याय साहब भी ऑलमोस्ट तकरीबन मिलती जुलती बात कह रहे हैं कि अगर इमरान खान नवाज शरीफ क्राइसिस में थे तो उनकी अहलिया बाहर निकली थी, सियासत से तो कोई ताल्लुक नहीं था ना उनका, और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी थी। तो अगर इमरान की अहलिया इमरान की गैर मौजूदगी में सब कुछ कर रही थी तो ठीक था। हाँ, अगर उन्हें कोई वजीर आला बना दिया जाता, वजीर आजम बना दिया जाता, ये दो अलग बातें थी। फातिमा जी ने भी अपने भाई के साथ खड़ी हुई थी। ठीक है, फातिमा जी ने भी अपने भाई की जंग लड़ी थी। चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना जी जी मैं अड़ा हुआ था। जी जी राणा साहब एक जुमला कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी 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 राणा साहब कह दिया। मैं बस ये कह रहा था कि ये जुमला उनका ठीक है कि इमरान की लेगेसी जो है उनकी बहनें लेके चलेंगी, उनके भांजे लेके चलेंगे, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हक भी उनका ही है। बिल्कुल ठीक है। साहब राणा साहब, हिजुल न्याय साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।